नमस्कार प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार। नमस्कार। आज आपका हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति के मंच पर स्वागत है और आप एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं। हम आपसे बजट के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं जिससे हमारे कार्यकर्ता भी और आम लोग भी किसी न किसी प्रकार से अवगत हो सकें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये सामान्य एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि संशोधित बजट और पूर्ण बजट में क्या अंतर होता है, और क्या हमें जब सरकार के द्वारा बताए गए खर्चों का तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो हमें संशोधित बजट पिछले साल का जो था वहां से देखना चाहिए, या फिर जो फरवरी 2020-21 के अंदर जो उन्होंने दिए थे आंकड़े वहां से देखना चाहिए? देखिए, जिसमें बजट पेपर्स का विश्लेषण करना हो या बजट पेपर को देखना हो तो उसमें प्राय 4 किस्म के आंकड़े एक ही टेबल में दिए जाते हैं। एक तो आंकड़ा होता है कि जो अगले साल हम बजट में रखते हैं कि कितना कितना खर्च करेंगे और कितनी आय होगी। एक तो कॉलम उसके लिए होता है। उससे पिछले साल के 2 होते हैं, कॉलम होते हैं। एक तो ये है कि जो पिछले साल का बजट था उसमें बजट में जो एलोकेशन प्रपोज्ड थी या प्लान्ड थी, उसको जिसको कि हम बजटरी एस्टिमेट्स कहते हैं, उसके फिगर होती है। और फिर जो नेक्स्ट ईयर उसी साल के अंदर जो 9 महीने के अंदर जो खर्चा होता है उस बजट से, उसका अंदाजा लगा करके पूरे साल में प्रोजेक्ट करके उसको हम कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। तो इसलिए जो है पिछले साल के 2 किस्म के, एक तो यह है कि बजट में क्या रखा था और कितना एक्चुअल खर्च होने का अनुमान है, और तीसरा जो है इस साल का बजट जो है अगले साल का जो है उसमें हम क्या करना चाहते हैं। यानी आपके मुताबिक तीनों ही आंकड़ों को हमें लेना चाहिए, जिसमें पूर्व का पिछले साल का बजट, फिर उसके बाद संशोधित अनुमान, और तीसरा जो अब हाल ही में जो बजट पेश किया गया है। ठीक है। इन तीनों के आंकड़े अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमें साफ तस्वीर दिखाई देगी कि क्या जो है इस साल पिछले साल की तुलना में कितना जो है सरकार मतलब डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा खर्च कर रही है या कम खर्च कर रही है। उसके तुलनात्मक अध्ययन से ही पता चलेगा। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कल हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है 1 फरवरी को, बजट जो आया है नए साल का, उसमें आमतौर पे ये कहा जा रहा है कि इस बजट में जो विकास के लिए या जन कल्याण के लिए जो मुख्य क्षेत्र बनते हैं, जैसे कि मनरेगा, जैसे कि स्वास्थ्य और या फिर ग्रामीण विकास आदि, इन क्षेत्रों पर जो बजट में कटौती की गई है। और दूसरी बात ये भी साथ में है कि जैसे इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, उस किसान आंदोलन के बावजूद जो किसान यूनियनें हैं वो इस बजट से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वो कह रही हैं कि सरकार ने एक तरह से हमारे तमाम प्रकार के खर्चे जो हैं वो घटा दिए हैं। तो ये एक प्रकार से ये जन विरोधी बजट दिखाई देता है। आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? देखिए, क्या चीज जन विरोधी है, क्या जनों के पक्ष में है, ये एकदम से ब्लैक एंड वाइट में तो मेरे लिए कहना थोड़ा कठिन है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के ऊपर ही केवल ध्यान फोकस किया गया है, और जो सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर या तो कोई खर्चा अगले साल के लिए कोई नया बढ़ाया नहीं गया, या जो है उसको उतना ही रखा जितना पिछले साल था। तो उस अगर तुलनात्मक तरीके से देखें तो हम ये कहेंगे कि वेलफेयर के लिए बहुत कुछ जो है ज़्यादा उन्होंने सरकार ने
मतलब कुछ प्रोविजन नहीं किया, जबकि इन्वेस्टमेंट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट पे तो उन्होंने लगभग 15-16% जो है वो एक्सपेंडिचर बढ़ाया। मनरेगा को लेकर एक ठोस सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि पिछली बार मनरेगा के लिए जो सरकार ने संशोधित एस्टिमेट दिया था वो लगभग 98,000 करोड़ रुपए का था, और अब की बार सरकार का जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो 73,000 करोड़ रुपए का आ रहा है। तो ये तो एक प्रकार से मनरेगा के लिए बजट में भारी कटौती है। और इस समय दूसरी तरफ मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 2 गुना मांग बढ़ गई है मनरेगा वर्कर्स की, क्योंकि जब से कोविड के कारण से, महामारी के कारण से रोजगार गए हैं गरीब लोगों के, तो वो मनरेगा के अंदर ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो मांग का आंकड़ा भी ठोस रूप में रखा गया है। वो बताया गया कि 2 गुना मांग बढ़ गई है, लेकिन बजट घटा दिया गया है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो हम देखें कि सरकार की क्या मान्यता है। अगर आप मनरेगा पे जो इस बार जो उन्होंने आंकड़े बनाए हैं या डाटा प्रोजेक्ट किया है, उसमें इनकी मान्यता ये है कि अगला साल नॉर्मल ईयर होगा। इसके अंदर उस तरह की इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी नहीं होगा, और इस तरह से जो कोविड वाला प्रॉब्लम थी वो भी नहीं होगी। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, जो आज से 2 साल पहले थी, वो स्तर जो है हम अगले इस मार्च अप्रैल तक से जो है में हम प्राप्त कर लेंगे। और उसके बाद जो आने वाला साल है उसमें विकास के अंदर अगर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्री में भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, तो उससे रोजगार भी ज़्यादा बढ़ेंगे, और वो नॉर्मल ईयर होगा। नॉर्मल ईयर कहने का मतलब ये है कि क्योंकि जो नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के चैनल्स हैं उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इसलिए शायद मनरेगा की इतनी ज़रूरत ना हो जितनी कि पिछले 2 सालों में रही है। तो इसलिए जो है उसके कोरस्पॉन्डिंगली उन्होंने उसका जो है कट जो है वो जो एलोकेशन है वो भी कर दिया। मेरी समझ में, क्योंकि मनरेगा जो है कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम नहीं है, ये राइट्स बेस्ड जो है प्रोग्राम है, यानी कि जितनी लोगों की डिमांड बढ़ेगी उसी के अनुसार उसको जो है उसके लिए एलोकेशन ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया जाए। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे और जो है अगर वो उसके लिए असर्ट करेंगे तो सरकार को जो है वो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए शायद संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन ये बात, इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकार की मान्यताएं हैं, जिन मान्यताओं और पूर्व धारणाओं को लेकर सरकार ने इस साल का बजट तैयार किया है, उनमें ये बात एक प्रकार से दिखाई देती है कि लोगों की जो मनरेगा जैसे कार्यक्रमों की मांग है वो शायद उतनी ना हो। और इसी के साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कृषि का अगर हम क्षेत्र देखें तो कृषि क्षेत्र के अंदर फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है उसके अंदर सरकार ने 25% की कटौती की है। तो क्या फर्टिलाइजर की मांग के बारे में क्या मांग ये घटेगी, या 25% की जो कटौती सरकार ने सब्सिडी को लेकर कर दी है, तो जाहिर है कि फर्टिलाइजर तो बहुत महंगा हो जाएगा, और किसान यूनियनें जो है वो इसको पूरी तरह से खारिज कर रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब? ये तो इन प्रिंसिपल हम एग्री करेंगे ही कि फर्टिलाइजर की या इनपुट्स की कीमतें बढ़ने से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, और वो हमारी खेती के हित में नहीं है। इसलिए जो है गवर्नमेंट को उनके जो फार्मर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के मेथड्स लगाए जाने चाहिए। तो मैं ये मानने को तैयार हूँ कि एग्रीकल्चर के ऊपर, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर कोई नई प्रोग्राम जो है, मतलब गवर्नमेंट ने नहीं दिए, या उस एम्फेसिस को किसी भी तरीके से बढ़ाने की कोई अभी कोई प्लान इस नए बजट में प्रोविजन नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि खेती में अगर लागत बढ़ेगी
इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब फसलें महंगी होंगी और आम आदमी के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। हाँ, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ ये है कि अगर जो है एमएसपी की मांग को किसान बड़े शिद्दत से उठाते हैं और उसको अचीव करने के लिए अपना मतलब टारगेट को पूरा कर सकते हैं, तो शायद वो फार्मर्स के ऊपर उसका कोई आमतौर पे प्रभाव ना पड़े। उसके साथ जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डिमांड भी बड़ी करनी चाहिए, तो शायद फिर इतना प्रभाव नेगेटिव नहीं पड़ेगा। एक बात और हम जानना चाहेंगे आपसे कि आमतौर पर जो विवेचना हो रही है बजट की, उसमें ये बात भी आ रही है कि मध्य वर्ग को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है इस बजट से, जबकि मध्य वर्ग बहुत उम्मीद कर रहा था कि इस महामारी के इस दौर में जिस प्रकार से खर्चे उनके बढ़ रहे हैं तो टैक्स में कुछ ना कुछ उनको आमदनियों के टैक्स के लिए कुछ राहत मिलेगी। ऐसा भी मध्य वर्ग को नहीं हुआ। और दूसरी तरफ मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन को भी ये जो बजट है, महंगाई को ये बजट किसी न किसी प्रकार से संबोधित नहीं कर रहा है। यानी महंगाई बढ़ रही है, आमदनी घट रही है और उसके बावजूद टैक्स रिलीफ भी नहीं है, तो मध्य वर्ग इसको कैसे देखता है डॉक्टर साहब? देखिए, ये तो ठीक है कि मध्य वर्ग को डायरेक्ट किसी भी किस्म के नए कंसेशन का कोई जो है अनाउंसमेंट इस बजट में नहीं किया गया, और उस सेंस में जो है मध्य वर्ग को जो है इस बार जो स्थिति पहले थी उसी पे ही रहने दिया गया। उसको कोई ज़्यादा कोई उनके लिए कोई इंसेंटिव या बेनिफिट जो है उसका कोई प्रोविज़न नहीं किया गया, ये तो बिल्कुल नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन को जो है वो एड्रेस नहीं किया गया, वो मेरी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। अगर आप कहते हैं कि एक्सपेंडिचर जो है इन चीज़ों पे सेक्टर्स में बढ़ता, कंजम्पशन के ऊपर जो है सब्सिडीज बढ़ाते जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो उससे तो इन्फ्लेशन और बढ़ता। तो जो अगर उन चीज़ों के लिए जो है मतलब ये है कि बोरोइंग करके मनी सप्लाई को जो है कम किया या नहीं ज़्यादा बढ़ने दिया, तो उससे इन्फ्लेशन के ऊपर तो असर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए इस बजट का। चलिए, अब हम आते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट को लेकर। जो हिस्से शिक्षा और स्वास्थ्य में इसको एलोकेट किए गए हैं, जैसे स्वास्थ्य के बारे में एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि स्वास्थ्य की जो बजटरी एलोकेशन है उसमें भी किसी न किसी प्रकार से जो मार्जिनल इंक्रीज दिखाया है, केवल 0.8% का ही बढ़ोतरी दिखाई है। और दूसरी तरफ अगर इसको ज्यादा विस्तार दिया जाए तो उसमें खास करके पब्लिक हेल्थ और जो मेडिकल सेवाएं हैं उन सेवाओं के बारे में एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि उसमें 45% की कटौती कर दी गई है। और ये कहकर सरकार ने कटौती की है कि जैसे आप पहले भी कह रहे थे कि उनका मानना यह है कि इस बार कोविड महामारी जो है उससे हो सकता है हमें जूझना ना पड़े, नॉर्मल हालात हो जाए, नंबर एक। और दूसरा, सरकार का ये भी कहना है कि वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो खास करके वैक्सीनेशन है उसके हवाले करने जा रही है। यानी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ऊपर सरकार की जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको निश्चित तौर पे कम करने जा रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है 35% के लगभग, जैसे हम कह रहे थे। तो अब इसमें भी कोई शक नहीं कि हेल्थ और एजुकेशन और खास करके यूँ कहिएगा कि सोशल सेक्टर्स के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर एक्सपेंडिचर शायद दुनिया में सबसे कम प्रोपोर्शन में है। यूरोप में, दूसरे देशों के अंदर, जो एडवांस कंट्रीज के अंदर भी देखो, दूसरे गरीब देशों में भी देखो, तो सोशल सेक्टर्स के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन में उनका प्रोपोर्शन ऑफ जो जीडीपी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको हिंदुस्तान में भी बढ़ाया जाना चाहिए। अगर बढ़ाया जाना चाहिए तो पहले उतना ही जो है रिवेन्यू को बढ़ाया जाना चाहिए। अब रिवेन्यू बढ़ाना है तो आपको टैक्स बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि टैक्स किसको बढ़ाना चाहिए, तो या तो ये है कि इस समय सबसे ज़्यादा छूटा सेक्टर तो ये है जो बड़े कारपोरेट हाउसेस हैं या जो रिच लोग हैं उनके ऊपर
अगर आप टैक्स लगा दें और को मनी को मोबिलाइज करके आप हेल्थ सेक्टर के ऊपर या सोशल सेक्टर्स के ऊपर जो है आप खर्च करते हैं, तो जो है उस समस्या का कुछ हद तक समाधान किया जा सकता है। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ कि अमीर लोगों पे टैक्स लगा करके गरीबों में उस चीज़ को, उस इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए थ्रू सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट, इसके लिए तो पॉलिटिकल विल की जरूरत है। और पॉलिटिकल विल आती है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग स्ट्रेंथ से, और बार्गेनिंग स्ट्रेंथ जो है वो तो स्ट्रगल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उससे ही होगा। बाकी ये कहना कि आधा % ऊपर हो जाए, आधा % नीचे हो जाए, उससे जो उस समस्या का कोई समाधान मिल पाएगा, शायद ये हम बातें ही रहेंगी। तो इसलिए जो है हमें सॉलिड तरीके से जो है इसके लिए जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, जब तक उसको रीओरिएंट नहीं होना, और वो रीओरिएंट जो है इट्स ए पॉलिटिकल इकोनॉमी क्वेश्चन। रीओरिएंट तभी होगा यदि आम लोगों का दबाव होगा उस चीज़ के लिए। तो इसलिए जो है शायद इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें ये आम लोगों को जो है हिंदुस्तान की आर्थिक नीतियों की दिशा को परिवर्तन करने के लिए संघर्ष की जरूरत है, तभी वो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। यानी आपका कहना ये है कि अगर सोशल सेक्टर पर हमने खर्च को बढ़वाना है और जनहित में कुछ इस प्रकार की सेवाओं को लाना है, तो इसका मतलब ये है कि जन दबाव को बढ़ाना पड़ेगा। और अभी जो स्थिति है हमारी, वो शायद सरकार जन दबाव में उतना नहीं है, बल्कि किसी न किसी रूप में ऐसा लगता है कि वो कॉरपोरेट्स के दबाव में ज्यादा है। हाँ, लेकिन ये देखिए ना, जो 3 लाख जो फार्मर्स वाले जो है वापिस होने को मजबूर हुआ, तो इस सरकार मजबूर हुई, और जो कि सीधे ही कारपोरेट सेक्टर को हेल्प बेनिफिट करने के लिए थे। तो इसका मतलब हुआ कि सरकार ने चाहे थोड़े समय के लिए ही सरकार ने जो है फार्मर्स के दबाव के तहत जो है उन कानूनों को वापस लिया, लेकिन अभी तक भी जो है हावी तो कारपोरेट सेक्टर ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब तक जो है उसके लिए जो है आम लोगों का संघर्ष जारी नहीं रहेगा, तो आप आर्थिक नीतियों की दिशा को एकदम से परिवर्तित नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि इस बार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया है। पिछली बार जहां ये 88,000 करोड़ रुपए का बजट था, अब की बार ये 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्शन दे रही है सरकार। तो ये एक प्रकार से 13% के आसपास जो इसकी बढ़ोतरी की गई है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें सरकार ने खास तरह से जो जोर दिया है, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की बात उन्होंने कही है, या वो 700 के करीब इस प्रकार की प्रयोगशालाएं बनाना चाहती है, जिसके अंदर विजुअल एड्स वगैरह तैयार की जाएंगी, खास करके मैथमेटिक्स और साइंस की एजुकेशन को लेकर। तो ये भी एक प्रकार से टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना, और टीचर्स के ऊपर जो लागत है या जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको कम करना। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर लागत बढ़ती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, उनको किसी न किसी रूप में मुनाफा होगा, और दूसरी तरफ बच्चों की शिक्षा जो है वो प्रभावित होगी। इस पर आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब? देखिए, एजुकेशन पे भले ही देखने में 12,000 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च कर रहे हों, गवर्नमेंट ने करने का फैसला किया है, लेकिन ये भी सारा जैसे आप ही कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए किया है। लेकिन ये सारे ये जो मेजर्स हैं, ये कदम जो है ये बहुत ही अपर्याप्त है। पिछले 2 साल के अंदर जो शिक्षा के अंदर क्षति हुई है, उसको पूरा करने के लिए बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। दूसरा, नई एजुकेशन पॉलिसी जो आज से 2 साल पहले इम्प्लीमेंट होनी थी, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं। अगर उसको भी इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंडिचर बढ़ाने की ज़रूरत थी, और दुर्भाग्य से हम नहीं कर रहे। बातें हम मतलब ये कह रहे थे कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत है, हमें जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा, ये मिलेगा,
और लेकिन 2 साल के अंदर एजुकेशन की जो स्थिति हमारे यहाँ पे हो गई है, इसमें अगर दोबारा से अपने आप को आगे बढ़ाना है तो हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और मेरी नज़र में तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि हमने शिक्षा के ऊपर जो ध्यान की या जितनी तवज्जो या अटेंशन की ज़रूरत थी वो हम नहीं दे रहे। तो कुल मिला के आपका ये तो मानना है ही कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है, लेकिन जो सोशल सेक्टर है उसको काफ़ी एक तरह से कम बजट उसके ऊपर खर्च करने का साफ तौर पे इरादा दिखाया गया है। बिल्कुल ठीक है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने हमारे से बात की। धन्यवाद। थैंक यू।